अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको थोड़ा सा तंग करता हूँ संडे को बाज़ औक़ात, लेकिन ये ज़रूरी है एक्स्ट्रा टाइम हमें लगाना, ताकि हम ये मेक श्योर करें कि हम अपने एग्ज़ाम को पहली अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकें। आज हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को एक तो रिवाइज कर लेंगे, और एक फाइल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। उसके अंदर जो है वो समरीज बनाई हुई है एक क्विक रिवीजन के लिए। अगर कोई शख्स जो है वो क्विक स्टार्ट करना चाहता है तो वो समरीज उसके लिए मैंने वो बनाई हुई है, वो आपके साथ भी मैं शेयर कर। समरी नहीं है, सिर्फ कंटेंट्स हैं ताकि उसको देखा जा सके, उसको किया जा सके। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के वो क्वेश्चन जो आपकी किताब में मौजूद है उसको देखेंगे, और जो पास पेपर में मौजूद है उसको भी देखेंगे। उसके एक्सट्रैक्ट को जो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, जहां आपका क्वेश्चन हो इसमें हाथ खड़ा करने की, रेज हैंड की ऑप्शन मौजूद है, आप वो करें। और यहाँ पर जो है वो आपको बोलने की भी इजाज़त है, आप आपको अनम्यूट कर सकते हैं। आप जो है वो मेरे साथ चैट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको ओपन रखा हुआ है। आप इस वीडियो की रिकॉर्डिंग खुद से भी कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे ऐसा कि मैं रिकॉर्डिंग भूल गया हूँ, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिएगा। ये वीडियो कोशिश करें मेरे साथ इंटरेक्टिव सेशन के अंदर ही आप रहें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये कोशिश करते हैं कि बाद में इसको लेक्चर को ले लिया जाएगा और कॉन्सेप्ट बाद में फिर वो पूछ रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि मेरे साथ जुड़े रहें, ताकि आपको चीज़ें जो है वो समझ आती रहे साथ साथ। मैंने एक डॉक्यूमेंट जो था वो एक मिनट अभी है मेरा डॉक्यूमेंट को किधर गया। ये देखिए, फाइल मैंने बनाई है कंटेंट एनालिसिस चैप्टर 1 टू रिटर्न असेसमेंट एंड अपील तक। तो अभी मैं आपके साथ इसलिए नहीं शेयर कर रहा कि इसमें हो सकता है कि बाद में कोई चेंज करनी पड़े कंटेंट्स के रिगार्डिंग। जैसे इसमें देखें, चैप्टर 1 के जो कंटेंट्स हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, क्विक रिवीजन के लिए सैलरी का आपको जो है वो यहाँ पर वो मिल जाएगा। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हमारे साथ जो सामने आ गया, जो आज हम करने जा रहे हैं। कैपिटल गेन जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, उसकी यहाँ पर जो है वो कंटेंट्स मौजूद हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के मौजूद है इसके अंदर। टैक्स क्रेडिट्स के हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। उसकी देखिए समरी, पूरे चैप्टर की समरी जो है वो यहाँ पर दी हुई। इस तरह बिजनेस के वो जो पास पेपर्स हैं, उनकी एक प्रैक्टिस के क्वेश्चन के अंदर जो आप देखें सितंबर 24 से लेके, तो उसके सिर्फ जो कंटेंट्स हैं उसको हमने यहाँ डिस्कस किया हुआ है कि जी उसका क्या करना है। रिटर्न असेसमेंट और अपील, उसकी समरी यहाँ पर मौजूद है, इसकी आपको वो भी मिल जाएगी। और पीपीटी फाइल भी आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं अपने हम टॉपिक के ऊपर, कि हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की थी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हमने ये बात कही थी कि आपकी यहाँ पर जो है वो इनकम, टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, उसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि इनकम इज इक्वल टू चार्जेबल रेंट लेस
डिडक्शंस। और उसके अंदर हमने कहा था कि रेंट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, ठीक है, एडवांस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, टोटली टैक्सेबल है। सिक्योरिटी, गिरवी, गिरवी या बिल्डिंग की जो प्रॉपर्टी आप लेते हैं, अनएडजस्टेबल अमाउंट भी इसको कहते हैं, उसका 1/10 आप लेंगे। नीचे इसकी मैंने 1/10 की अनएडजस्टेबल अमाउंट की, अगर टेनेंट स्विच कर रहा हो, ये लिख देता हूँ, स्विचिंग ऑफ टेनेंट, अगर आपका किराएदार स्विच कर रहा है तो क्या करेंगे, जो करंट टेनेंट की अमाउंट है वो आप लिखेंगे, और जो ऑलरेडी टैक्स हो चुकी हुई है उसको यहाँ से माइनस करेंगे, तो जो नई अमाउंट आएगी उसका 1/10 लेंगे। ठीक है, तो इसलिए कुछ चेंजेस जो है वो यहाँ पर इसलिए रखी गई। उसके बाद फोरफिट डिपॉजिट फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या जिसको बयाना कहते हैं, वो भी टोटली टैक्सेबल है, तो आप चार्जेबल रेंट तक आ जाएंगे। इसमें क्या क्या चीजें माइनस हो सकती हैं, अगर वो बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी या बिल्डिंग का वर्ड है, तो उसका 1/5 आप चार्जेबल रेंट का लेके यहाँ से माइनस कर देंगे, बेशक एग्जाम में गिवन हो या ना। इंश्योरेंस ऑफ द बिल्डिंग या प्रॉपर्टी, उसके बाद इंटरेस्ट जो आपने लोन लिया हुआ है, ठीक है, ऑन लोन फॉर द बिल्डिंग, वो आप माइनस करेंगे। लीगल चार्जेस टू डिफेंड द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, वो सारे का सारा माइनस होगा। अनपेड रेंट की कंडीशन थी, ठीक है, इसकी 5 कंडीशंस आपको बताई थी, कि टेनेंसी बोना फाइडी हो, टैक्स चार्जेबल टू रेंट हो, जो रेंट है वो चार्जेबल टू टैक्स हो, ये चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई थी। बाकी जितने अदर एक्सपेंसेस हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको अदर्स को पहले लिख देते हैं, बाकी जितने भी अदर एक्सपेंसेस हैं वो आप कहाँ डाल देंगे, अदर्स में जाके इसको यहाँ फीड करेंगे, और वो कितने हैं, मैक्सिमम 4% ऑफ दी चार्जेबल रेंट, यानी एक्चुअल और 4% विच एवर इज लोअर आप यहाँ पर माइनस करेंगे। तो आप चले जाएंगे टैक्स एबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है जी, ये आप यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये फिगर है जिसको हमें मालूम करना है। अगर नीचे लिखा हुआ है जी, अगर एक टेनेंट हो तो 1/10 लेंगे, टेनेंट कम्स एंड लीव द प्रॉपर्टी इन द सेम ईयर, फिर आप कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे अनएडजस्टेबल अमाउंट का। स्विचिंग ऑफ टेनेंट वो आपको बता दिया हुआ है, ठीक है, बल्कि सी बिलो ऊपर बता दिया हुआ है। अच्छा जी, अगर नया टेनेंट नहीं आया, पिछला टेनेंट छोड़ के चला गया, तो फिर अनएडजस्टेबल अमाउंट का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है। फिर इसमें आपको याद है एग्रीकल्चरल इनकम, हमने सेक्शन 41 को डिस्कस किया। को ओनरशिप के कॉन्सेप्ट को, अगर प्रॉपर्टी को ओन होगी तो पहले क्या होगा, फर्स्ट कंप्यूट टैक्सेबल इनकम एंड देन डिवाइड अमंग द मेंबर्स, ठीक है। लेकिन अगर ये बिजनेस होगा तो उसको एओपी समझा जाएगा। लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा, सेट ऑफ हो सकता है अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी एंड सेपरेट ब्लॉक, तो वो कौन से बचेंगे, तो हम लिख देते हैं दैट इज, हमारे पास बिजनेस इनकम है, इसके अगेंस्ट सेट होगा बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है, इसके अगेंस्ट आपकी सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनके हो सकता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, हमने दो चीज़ों को यहाँ डिस्कस किया था, कि अगर आपने रेंट ऑफ बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी आपने कर दिया, यानी मैं आपको भी दिखाता हूँ फैक्ट्री, तो आप ये देखिएगा कि यानी आपने पूरी की पूरी फैक्ट्री को रेंट आउट कर दिया, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। इसी तरह आपने जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरनेट की, खाने की, अगर वो भी बिल्डिंग के साथ दे रहे हैं तो वो भी आपकी कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। फिर हमने कहा था कि अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस जो है उसकी हमने 3 कंडीशन अगर आपको याद हो पड़ी थी। पहली हमारी कंडीशन थी कि द बिल्डिंग इज नॉट रेंटेड फॉर द
ईयर, पूरे साल बिल्डिंग रेंट आउट नहीं की, और या आपकी जो पार्ट ऑफ द बिल्डिंग इज रेंटेड आउट। मैं बिल्डिंग की बजाय प्रॉपर्टी कर देता हूँ ताकि लैंड एंड बिल्डिंग दोनों आ जाए। ठीक है, वैसे मैंने कहा था कि सिर्फ प्रॉपर्टी लिखा हो तो उससे मुराद वैसे बिल्डिंग ही होगी एग्जाम के अंदर। ठीक है, और फिर ये कि पार्ट ऑफ द एक्सपेंस इज यूज्ड, वो यूज हुआ। सही है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पहले मेरे से पूछ लें, फिर हम पास पेपर की तरफ मूव करते हैं। जी बेटा। आप मुझे अगर कोई मेरे साथ कम्युनिकेट करेगा, यस नो करेंगे, तो फिर मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि आप मेरे साथ मौजूद हैं, फिर मैं आगे चलूंगा। आपको मेरी आवाज भी आ रही है? सही है। ओके जी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी, हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले तो हम पास पेपर को जरा देखते हैं कि हमारे पास जो है वो पास पेपर्स में मैंने कुछ आपके साथ शेयर किए थे आज, अगर आपको याद हो। देखिएगा, ये एक पेपर है आपके पास मार्च 2024 का। इसमें बिजनेस का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर ये बिजनेस का आपको क्वेश्चन दिया गया, उसके अंदर यहाँ पर देखिएगा, इसकी रिक्वायरमेंट देखें। रिक्वायरमेंट है जी टैक्स ईयर 2024 है, तो हम चलें 25 कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आगे हो जाए। अब इसको देखिएगा, यहाँ पर ये जो पैरा आपके सामने मौजूद है, ये आपको मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है, इसको जरा देखते हैं और इसको हम लेके चलते हैं। मैं पहले फाइल ओपन कर लूँ इनको। अच्छा जी, इसके अंदर है हमारे पास मैंने अभी अटैम्प्ट देखी थी, स्प्रिंग 2024, स्प्रिंग 2024, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है। उसका एक पार्ट को मैं वो ले रहा हूँ। कहते जी ऑन 1 जुलाई 23 सुल्ताना, हम चले 24 का ले लेते हैं ताकि इसको करने में थोड़ी सी आसानी भी हो जाए। सुल्ताना लेट आउट हर प्लॉट ऑफ लैंड इन कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, यहाँ से पॉइंटर कहाँ से, पता नहीं कहाँ से ऑन होगा। इसके अंदर वो मुझे नजर नहीं आ रहा कहीं। वो पॉइंटर होता है ना। अच्छा जी, कहता जी उसने 1 जुलाई को सुल्ताना ने अपना प्लॉट रेंट आउट किया कोरंगी में फॉर हर ब्रदर, टू हर ब्रदर। आप कर सकते हैं अपने भाई को, कोई मसला नहीं है। ब्रदर्स इम्पोर्ट हाउस एट अ मंथली रेंट ऑफ 1 लाख रुपया। द प्रिवेलिंग फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट, लेकिन वो कहते हैं कि प्रिवेलिंग कहते हैं जो मौजूद है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट इन एरिया वाज 170 पर मंथ। एडिशनली शी रिसीव्ड एन अनएडजस्टेबल डिपॉजिट ऑफ 3 लाख। उसने लिया है अ नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट ऑफ 150 रिसीव फ्रॉम प्रीवियस टेनेंट इन जुलाई 2022। चलें, इसमें दो चीज़ें हमें मौजूद आ रही हैं, एक हमारे पास रेंट मौजूद है और एक हमारे पास अनएडजस्टेबल अमाउंट वो मौजूद है। बिल्कुल छोटा सा है, तो इसको हम कर लेते हैं, इसमें कोई ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो उसमें हमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है, सिर्फ मैं उसका पार्ट एक पोर्शन कर रहा हूँ। रेंट फ्रॉम ब्रदर, वो है जी उसका 1 लाख रुपया इंटू 12, तो हमारे पास आ गया जी 12 लाख। ठीक है, और है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, वो है जी उसकी 170
इंटू 12। आप कहेंगे सर यहाँ AL भी नहीं गिवन, भाई उसने मार्केट वैल्यू एक और तरीके से दे दी है कि अगर वो किसी और को ये रेंट आउट करते हैं तो ये भी मार्केट वैल्यू ही कहलाती है। तो यहाँ आ जाएगा 170 इंटू 12, विच एवर इज हायर, तो इसका रेंट बन जाएगा 20,40,000। इसमें फिर अमाउंट है अनएडजस्टेबल अमाउंट, अनएडजस्टेबल अमाउंट। इसका तरीकेकार मैंने आपको क्या बताया है, मेरे साथ साथ प्लीज लिखते जाएंगे तो आप इंजॉय करेंगे और आपका टाइम भी फ्रूटफुल होता रहेगा। देखिए सबसे पहले आपका जो करंट टेनेंट है उसकी आपने अमाउंट लिखनी है, वो है 3 लाख रुपया। ये देखिएगा, ये देखिएगा 3 लाख रुपया जो नया टेनेंट है उससे मिली है, ये अमाउंट बेटा आपने पहले लिख लेनी है। फिर आपने इसमें से करना है लेस ऑलरेडी टैक्स्ड। जब ये लफ्ज लिखना है तो पुराने टेनेंट की अमाउंट यहाँ लिखनी है, वो कितनी है 150,000, ये देखिएगा इस तरफ। तो 150 आपने वो लिख ली, इसको 10 पे डिवाइड करके आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, कितनी देर पर आ। अब देखिएगा हमारा टैक्स ईयर हम ले रहे हैं 24, तो वो जुलाई 22 में आया था, यानी टैक्स ईयर 2023 में आया था। तो आप देखें 23 और 24 में वो चला गया, जुलाई 22 में आया था, इसका मतलब टैक्स ईयर 2023 था। तो एक ही साल रहा ना, तो इंटू 1 कर दें तो आपके पास कितना आ जाएगा, -15,000 रुपया। तो आपकी जो अमाउंट है, जो बैलेंस अमाउंट आएगी उसका आपने 1/10 लेना है। सही है। आप यहाँ लिखेंगे दिस डिवाइडेड बाय 10, ये वाली अमाउंट आएगी। तो इसको हम बोलेंगे चार्जेबल रेंट। क्या बोलेंगे, चार्जेबल रेंट। अच्छा अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या इसमें मैं वो लूंगा रिपेयर या नहीं लूंगा। मेरा ये आपसे सवाल है कि क्या इसमें रिपेयर लेनी चाहिए मुझे या नहीं। इसको दोबारा पढ़ें और मुझे बताएं कि क्या मुझे यहाँ रिपेयर रिपेयर जो है वो लूंगा या नहीं लूंगा, ये मुझे बताइएगा। ये यस सर जो है ये पहला मैसेज है या अभी का है। हाँ जी, शाबाश। हम रिपेयर नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये प्लॉट है, क्योंकि ये क्या है, प्लॉट है, लिहाजा हम इसमें नहीं लेंगे। ठीक हो गया। चले, ये एक चीज हमारी हो गई। अब चलते हैं हम इसके एक और मैंने शायद आपके साथ किया था, उसको मैं देखूं। मैंने आप लोगों के साथ जो है वो एक और भी शेयर किया था, ये वाला। ये कौन सी टर्म थी, ऑटम 2023 का एक क्वेश्चन मौजूद है। काशिफ इज अ रेजिडेंट फाइलर। ऑटम 2023 हम ढूंढते हैं, ऑटम 2023, ऑटम 24, ऑटम 2023 को ढूंढते हैं जी। कहाँ गया होगा ऑटम, कैप में आई कैप, ऑटम 2023, क्वेश्चन नंबर 2। ले जी, ये आ गया जी हमारे पास ऑटम 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं कि ये कैसे करना है। ये देखिएगा,
कहते जी क्वेश्चन नंबर 2 है ऑटम 2023 का। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ काशिफ अंडर अप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ इनकम फॉर टैक्स ईयर 23। हम उसी साल की ही कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन हम तो जाहिर बात है अपने जो भी टैक्स ईयर होगा उसके अकॉर्डिंगली कर रहे होंगे। उसने बेटा आपसे टोटल इनकम मांगी है, ये बात आपने जहन में रखनी है कि हमें इसको टोटल इनकम ही देनी है, ये वाली दिस वन। इससे आगे आपने नहीं जाना। ठीक है, टैक्स ईयर हमारा 23 का सही हो गया। चलें इसको पढ़ते हैं। कहते जी काशिफ is a resident filer who owns a single story bungalow in Karachi, including a basement. He solely uses the basement portion of the bungalow, which continues 20% of the total bungalow area. कहता है जो बेसमेंट है उसका कितना है, 20% ऑफ द टोटल बंगला एरिया है फॉर स्टोरिंग हिज पर्सनल बिलोंगिंग्स है। ठीक है, ही सोली यूज द बेसमेंट पोर्शन ऑफ द बंगला विच इज कॉन्स्टिट्यूट 20% ऑफ द, ये है। कहते जी ऑन अक्टूबर 1 2019, हमारा टैक्स ईयर कौन सा देखिएगा, 23। तो उसने दिया है अक्टूबर 2019 में इसको रेंट आउट किया तो 20 हो गया। अब देखिएगा कितना हो गया हमारे पास, 2020। हम फॉल कर रहे हैं 23 के अंदर, जरा इसको देखिएगा। मैं यहाँ पर साइड पे लिखता हूँ ताकि आपको अंदाजा होता रहे। ऑटम 2023 में मैं सिर्फ अभी डेटा लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं कर क्या रहा हूँ। रेंटिंग ऑन अक्टूबर, तो ये आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे जाहिर बात है, तो मैं आपके लिए इसको अक्टूबर 2019, तो टैक्स ईयर कौन सा हो गया, 2020। इसने इतनी बात की है, मैं इसी को ले लेता हूँ। एक्सक्लूडिंग बेसमेंट पोर्शन टू अहमद अंडर अ 3 years रेंटल एग्रीमेंट, ये इसका टेनेंट है अहमद। अदर डिटेल ऑफ द रेंट एग्रीमेंट्स आर गिवन बिलो। मंथली रेंट है जी उसका 3 लाख रुपया। नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है जी उसके 35 लाख है। और मंथली सिक्योरिटी चार्जेस उसके कितने हैं, 40,000 रुपये। एक नई चीज आ गई कि जी उसने हमें मंथली सिक्योरिटी चार्जेस भी दिए हैं। ठीक है, अब ये सिक्योरिटी चार्जेस क्या है इसको देखते हैं कि ये क्या चीज है। सिक्योरिटी के चार्जेस हैं, सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है, जरा ध्यान से आपने देखना है। सिक्योरिटी की अमाउंट होती तो वो रिफंडेबल होती है, वो ऊपर जो उसने बता दिया सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, इनमें आपने थोड़ा सा फर्क करना है कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है और वो सिक्योरिटी चार्जेस है। जितना अच्छा पढ़ेंगे उतनी अच्छा हम इसको कर लेंगे। In addition to the above, Kashif also provides Ahmed with backup electricity from a generator during load shedding at a fixed monthly charges of this। लेकिन जी एक और उसकी इनकम आ गई हमारे पास, ये देखिएगा। कहते हैं जी उसको इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कर रहा है एट अ फिक्स मंथली चार्जेस ऑफ 50,000। तो जाहिर बात है कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। आज हमने देखा कि प्रोविजन ऑफ यूटिलिटीज एमेनिटीज किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। तो ब्लू मैं उस कलर से करूंगा। द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑफ द बेसमेंट इज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बंगला। उसका बेसमेंट कहता है अलग है, ऊपर वाले का अलग है। ऑन सितंबर 2022, ठीक है, तो इसका मतलब हमारे अब टैक्स ईयर की बात कर रहा है। द रेंटल एग्रीमेंट कंक्लूडेड एंड काशिफ एग्रीड टू सेल द एंटायर बेंगलोर टू अहमद। और उसी टेनेंट को उसने कहा जी मैं आपको बेच देता हूँ। द नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट वाज रिटेन्ड एज अ डाउन पेमेंट। यानी ये वाली अमाउंट जो थी उसको क्या कर दी गई, उसको 35 लाख की अमाउंट रिटेन कर ली गई कि उसको बेच देना है। सही है। On October 2022, Ahmed backed out of the deal and declined to purchase the Bangalore.
एज पर द एग्रीमेंट काशिफ फोर फिटेड, ये आ गया जी हमारी इनकम, फोर फिटेड आ गई। तो हम इसको येलो कलर में लेंगे, फोर फिटेड अमाउंट आ गई, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जा रही है। ऑन नवंबर काशिफ रेंटेड आउट द बंगला टू अ न्यू टेनेंट राशिद अंडर अ रेंटल। अच्छा, ठीक है। ये देखिएगा एग्रीमेंट खत्म कब हुआ है, 30 सितंबर को। ठीक है, बिल्डिंग लोकेटेड ऑन 30 सितंबर, सितंबर 2022 को बिल्डिंग हमारी खाली हो गई है, ये देखिएगा। और उसने 1 नवंबर को, न्यू टेनेंट कब आया हमारा, नवंबर में, नवंबर 2022 में आया। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। कहता है जी नया टेनेंट आ गया जी, काशिफ rented the Bangalore to a new tenant Rashid under a rental agreement with the same terms as above, उसको भी 3 लाख का दे दिया गया। ड्यूरिंग द ईयर काशिफ पेड सैलरी ऑफ 360, उसने 3,60,000 रुपये दिए। इसको मैं करूं क्योंकि ये हमारा अदर में जा, उसने सिक्योरिटी गार्ड को कितने पैसे दिए, 3,60,000 रुपया ऑफ द बेंगलोर एंड इनकर्ड 450 फॉर रनिंग द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, और उसने जनरेटर के ये पैसे भी दिए। अब जरा इसमें देखिएगा कि हमारे पास ये वाली जो अमाउंट आपको नजर आ रही है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की है। ये जो येलो कलर में आ रही है, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की है। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों हेड्स ऑफ इनकम मौजूद थे। उसने इस क्वेश्चन के अंदर हमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का कोई एक्सपेंस मुझे नजर नहीं आ रहा। उसने दो अदर सोर्सेज की हैं और दो ही को उसने क्या किया हुआ नीचे हमें दिया हुआ है कि वो उसके एक्सपेंसेस को इनकर्ड कर रहे हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन था, तो इसको हम देखते हैं कि किस तरह से किया जा सकता था। ले जी, सबसे पहले तो हम साइड बाय साइड इन दोनों को करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि इसको कैसे लेकर चलना है। आप देखिएगा जो पहला टेनेंट था वो सितंबर में, पहला महीना था जुलाई अगस्त और सितंबर, तो 3 माह ये रहा। तो नवंबर दिसंबर 6 8 महीने ये रहा, सेम टर्म्स एंड कंडीशन है। तो हम इसमें लेकर जाएंगे, इसका नाम था जी मिस्टर काशिफ। तो हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में अगर टेक्निकली सॉल्व करेंगे तो हम क्वेश्चन का नंबर देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे मिस्टर, आप प्लीज मेरे साथ करें जो लोग मुझे देख रहे हैं, मिस्टर काशिफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जो एग्जामिनर ने कहा वही लिखना है आपने। और हमारा टैक्स ईयर जो है उसने 2023 कहा, हम वही लिखेंगे। तो हमारे पास है जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कंट्रोल BU, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मैं यहाँ लिख देता हूँ। जी बताइएगा, इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि मैंने दो चीजें यहाँ पर लिखी हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कैसी टेक्नोलॉजी है जी, माशाल्लाह, हम घर बैठे अपने आप को एंजॉय भी कर रहे हैं और साथ साथ पढ़ाई भी चल रही है। जी जी बेटा, यस करेंगे तो मैं आगे चलूंगा, मुझे पता चले ना कि आप मुझे फॉलो कर रहे हो। यस, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया जी, पिछला टेनेंट था अहमद।
ठीक है, रेंट फ्रॉम अहमद, उसका था जुलाई अगस्त और सितंबर, तो 3 लाख इंटू 3, जमा 3 लाख इंटू 3, 9 लाख हो गया। और उसके बाद कौन आया था जी? काशिफ, रेंट फ्रॉम काशिफ, उसके साथ भी यही टर्म्स एंड कंडीशन थी, तो उसके लिए 8 माह का होगा। ठीक है, तो जमा इंटू 8, ये रेंट हो गया। इसमें 4 फीट डिपॉजिट भी था, वो तो सारे का सारा 35 लाख का 35 लाख ही देखिएगा, वो आ जाएगा ना यहाँ पे। उसने ये जो अमाउंट थी 35 लाख, उसने सारी की सारी अमाउंट उसे ले ली थी, लिहाजा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 35 लाख वही आ जाएगा। अब आ गया हमारे पास यहाँ पर अनएडजस्टेबल अमाउंट, अनएडजस्टेबल। जी अली, इंजॉइंग और नॉट? अली, तो इसका तरीकेकार क्या है? इसका तरीकेकार क्या है कि अगर टेनेंट स्विच हो रहा हो और अनएडजस्टेबल अमाउंट भी आपको मिल रही हो, तो आप क्या करेंगे, करंट टेनेंट की आप अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, वो कितनी है, 35 लाख, क्योंकि कहता सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे है ना, तो 35 लाख मिल गया उसे। बराबर, तो इसमें कर देंगे लेस ऑलरेडी टैक्स्ड, और वो पिछला टेनेंट उससे भी 35 लाख ही था। ठीक है, डिवाइड करेंगे 10, तो कब आया था, अब जरा यहाँ उसको मल्टीप्लाई करना है इस साल को निकालने के बाद। वो आया था 2020 में, हम कर रहे हैं 23 की, तो 20, 21, 22, तो 3 साल लेंगे। जब आया वो साल 20, 20, 21 और 22, 23 में तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो 3 साल के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 लाख डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3, बाकी अमाउंट क्या बची, टैक्सेबल अमाउंट ये वाली आ गई, 24,50,000। ठीक है जी, 24,50,000 रुपया, इसको मैं, इसका मैंने 1/10 लेना। अब यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी बेशक कर दें 1/10 ऑफ अनएडजस्टेबल अमाउंट, तो इसका 1/10 आप ले लें डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो ये मेरे पास जो अमाउंट आ जाएगी, टोटल जो चार्जेबल रेंट आ गया, वो ये अमाउंट आ गया। इसको हम लिखेंगे चार्जेबल रेंट, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूँ। ले जी, अब इस क्वेश्चन में इस बिल्डिंग की कोई और एक्सपेंस नहीं था, तो चूंकि बंगला था, बिल्डिंग थी, तो हम कर देंगे लेस रिपेयर, रिपेयर अलाउंस, दैट इज 1/5 ऑफ चार्जेबल रेंट। ठीक है जी, तो ये हम इसमें से माइनस कर देंगे दिस डिवाइडेड बाय 5, तो मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी आ जाएगी, दिस वन, इसको मैं लिखूंगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसको मैं यार इधर कर दूं, इसको नीचे कर दूं, बात कंफ्यूज जी, यहाँ तक मुझे क्लियर करें, बात समझ आ गई आपको? पहला हेड हमारा कंप्लीट हो गया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का, ये वाला। दोनों आपको साइड बाय साइड चीजें नजर आ रही हैं? ओके,
जी बेटा। आप यस करेंगे तो मुझे समझ आएगी कि इतना आप कर चुके हैं, फिर मैं आगे चलता हूँ। जी। वलीद पूछ रहा है जी हमने 2 दफा 1/10 क्यों लिया है? जब टेनेंट स्विच कर रहा हो 2 टाइम ही लेंगे वलीद। पहला जो टेनेंट छोड़ के जा रहा है उसकी जो अमाउंट टैक्स हुई है, पहले उसका 1/10 लेके नंबर ऑफ ईयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट आएगी उसका 1/10 लेंगे। तो 2 दफा ही होगा। एक टेनेंट होगा तो एक दफा 1/10 लेंगे, 2 टेनेंट होंगे तो 2 दफा 1/10 लेंगे, लेकिन पिछले को फिर नंबर ऑफ ईयर के साथ भी पुराने को मल्टीप्लाई करेंगे, जितने साल वो रह के गया हुआ है उसका 1/10 लेके। फाइन। थैंक यू। ओके जी, अब आते हैं जी। अब बाकी क्या था इसमें? सिक्योरिटी चार्जेस। सिक्योरिटी चार्जेस बेसिकली आप चाहे तो बार बार अलग करने के, सेम टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी कि हमारी जो वो चीजें चल रही थी उसके अगेंस्ट हम उसी को लेकर चलेंगे। वो थे हमारे मंथली सिक्योरिटी चार्जेस। तो आप देखें कि इसमें 1 महीना हमारी बिल्डिंग खाली रही है, तो हम इसको 40,000 को असूलन मल्टीप्लाई करना चाहिए 11 के साथ। ये हमारे सिक्योरिटी चार्जेस वो आएंगे। तो 40,000 इंटू 11। ठीक हो गया। उसके बाद हम, उसने आपको दूसरी इनकम क्या बताई थी? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट वो कितनी दे रहा था? 50,000। सेम टर्म्स एंड कंडीशन थी ना, सिक्योरिटी और वो थी, तो इंटू वो भी 11 के साथ हो जाएगा। 50,000 इंटू 11, दो हो गई। अब इसमें से आपने लेस करने हैं इसके एक्सपेंडिचर्स जो हुए हैं। तो उसमें तो सारे एक्सपेंस माइनस, उसमें रिपेयर वगैरह तो चक्कर नहीं होगा। उसने हमें नीचे बताया था कि उसने सिक्योरिटी गार्ड को पेमेंट की है। सिक्योरिटी सिक्योरिटी गार्ड को उसने पेमेंट की है। अब देखिएगा सिक्योरिटी गार्ड की पेमेंट कितनी है? 3,60,000 रुपया। तो इसमें मेरा 20%, मैं भी तो बिल्डिंग को इस्तेमाल कर रहा हूँ ना। अब जरा देखिएगा, मैंने सिक्योरिटी गार्ड को 3,60,000 रुपये की पेमेंट की है, तो इसमें मैं भी तो 20% इस्तेमाल कर रहा हूँ ना पर्सनल के लिए। सही है। तो मैं क्या करूंगा, इसका 80% इसका मैं अपने एक्सपेंस में चार्ज करूंगा, सिर्फ उतना कि जितना मेरे से वो रेलिवेंट है। मैं इसमें से माइनस करूंगा 360 इंटू 0.8। एक चीज हो गई। दूसरा, उसने जनरेटर की पेमेंट की है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर की, लेकिन उसने यहाँ पर ये कहा कि ऊपर वाले पोर्शन का अलग है, मेरे वाले पोर्शन का अलग है। सही है ना? तो हम इसमें क्या करेंगे कि लेस करेंगे जनरेटर कॉस्ट। जनरेटर जनरेटर रनिंग कॉस्ट। ठीक है। तो इसको हमें माइनस करना चाहिए, और वो टोटल उसने बता दी हमें 450, -450। ठीक है। कोई और चीज आपका कोई कमेंट हो तो मुझे बता दें कि आपको अगर कुछ समझ आ रही है एक्सपेंसेस की। 20% उसने कहा था मैं बेसमेंट बेसमेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसमें बेसमेंट का कहता है जो कनेक्शन है वो अलग है, ये देखिएगा, इसलिए मैंने उसको अपोर्शन नहीं किया। सोल्यूशन देखते हैं कि एग्जामिनर ने क्या किया है। तो ये हो गई मेरी जनाब टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आप सिर्फ अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी लिख सकते हैं टैक्सेबल लिखने की बजाय। मैं जरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए करता हूँ, आप खाली ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी बेशक टैक्सेबल का लफ्ज ना लगाएं, कोई मसला नहीं है, लगा भी देंगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। ये हमारी दोनों इनकम आ गई। उसने टोटल इनकम मांगा था, हम लिखेंगे टोटल इनकम। तो टोटल इनकम हमारी क्या होती है? पांचों हेड्स यहाँ है ही, दो हेड्स, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लस ये हो गई।
ठीक है जी, तो हमारी एक इसका मैं रंग दे दूं ये, और ये मेरी हो गई। और टोटल इनकम ये आ गई, इसको डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। ये ऊपर सिंगल लाइन लाइन लगाएंगे, नीचे डबल लाइन लगा देंगे, और इसको सेंटर में ले जी। ये था जी हमारा अभी का क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन देखते हैं ऑटम का, कि एग्जामिनर ने क्या कहा है, क्या हम कहीं उसकी जम्पशन से दूर तो नहीं जा रहे। लेते हैं जिसका आंसर लेते हैं ऑटम कैफ में, आई कैफ के फोल्डर में चले गए। आंसर ऑटम। ये देखिएगा जी क्वेश्चन के अंदर 5880 ले जी। आंसर तो टैली कर गया अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर देखिएगा मंथली रेंट राशि से आ गया 9 लाख का, 9 लाख हो गया 24 लाख, 24 लाख हो गया। फोर फिफ्टी डिपॉजिट 35 लाख, वो भी हो गया। ठीक है। 1/10 ऑफ द, उसने वर्किंग बना दी, हमने इसके दरमियान ही कर लिया। इसकी वर्किंग बना सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें क्वेश्चन के अंदर ही कर देना चाहिए। लेस रिपेयर अलाउंस वो भी हमने माइनस कर दिया। और उसके बाद हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई। उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी चार्जेस आ गए, और एक्सपेंसेस को हमने माइनस कर दिया। ले जी, ये आपके सामने मौजूद है। बताएं कि आपको अगर ये क्लियर हो गया है तो फिर हम काशिफ का दोनों में। अब मैं इसका एक काम करता हूँ, कंपैरेटिव एनालिसिस पूरा ही आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको नहीं, ये इसको अभी, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर दो, ताकि मेरी वर्किंग और एग्जामिनर की वर्किंग आपके सामने वो आ जाए। ठीक है। और नीचे आके मैंने यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया, ऑटम 2023, क्वेश्चन नंबर 2। दोबारा भी क्वेश्चन पे आ गए। जी वलीद, ठीक हो गया। चले एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इजाजत चाहते हैं आपसे। और बाकी किताब के क्वेश्चन हैं वो आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं एक क्वेश्चन और आपसे करूंगा, और मेरा ख्याल है कि आप इसको कर लेंगे। 5B, ये आ गए क्वेश्चन इसको। ये क्वेश्चन आया है मिस्टर फर्रुख का। इसको भी जरा हम एक दफा कर लें, ताकि हमें इसकी, जिन्होंने किया है ये दोबारा बेशक मेरे साथ कर लें, ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। इसके नीचे एक क्वेश्चन है 2019 का, एक 14 का, ये मार्च 2020 का है। ये तो बिल्कुल आसान है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, एज एन असाइनमेंट। एक मैं ये आपको अभी करवाता हूँ जॉइंटली ओन्ड का, और एक ये वाला, दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अच्छा जी।
कंप्यूट द रेलिवेंट, ये है जी सितंबर 2016 का क्वेश्चन है। कंप्यूट अंडर द रेलिवेंट हेड ऑफ इनकम टैक्सेबल इनकम ऑफ फारूक फॉर टैक्स ईयर X6। मेरा ख्याल है कि हमने इसको कहीं दिया भी था मिस्टर फारूक को। ये दिया था। चलिए इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा दूंगा, पहले इसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जी देखिएगा, कंप्यूट द रेलेवेंट हेड ऑफ इनकम टैक्सेबल इनकम ऑफ फर्रुख फॉर टैक्स ईयर X6। बेटा ये कर लिया था, मेरे पास दूसरे स्टूडेंट भी हैं जो रिवीजन कर रहे हैं। बस एक सेक्शन को मैंने करवा दिया था, ये दूसरे सेक्शन के लिए मैं कह रहा हूँ। आप मीनवाइल इसको एक दफा देख लें, ठीक है ना, क्योंकि बाकियों ने भी करना है इसलिए मैं उनको करवा रहा हूँ। हो सकता है कि बाज का ना कोई नया पॉइंट भी इसमें से मिल जाता है जो आप कर रहे होते हैं। कहते हैं जी ऑन, ये है टैक्स ईयर है जी हमारे पास 2000, इसको मैं हाईलाइट कर दूँ, 20X6। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, बाहर के साहब आए, बैकग्राउंड को देखा। हाँ जी, ठीक है। जी तो हम डिस्कस कर रहे थे कि 2026 के लिए एक है जी मिस्टर फर्रुख बोरोड 8 मिलियन फ्रॉम स्टार बैंक लिमिटेड, उसने एक्वायर किया, तो लोन का लेना टैक्सेबल नहीं है। अब प्लॉट ऑफ लैंड, उसने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसने प्लॉट लिया है, प्लॉट देखेंगे बेचा है या उसने रेंट आउट किया उसने, इन हब इंडस्ट्रियल जोन फॉर 6.5 मिलियन, और उसमें से उसने जो है वो 65 लाख रुपया उसने प्लॉट में इस्तेमाल कर लिया। ही इन्वेस्टेड द रेस्ट ऑफ द लोन इन अ बिजनेस
और बाकी उसने रेस्ट कितना बच गया, 25 लाख रुपया उसने एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये भी हमारे लिए एक रेलवेंट एक्टिविटी हो गई। द अबव लोन कैरीज मार्कअप ऑफ 12%। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मार्कअप की फिगर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम एक्सपेंस लेंगे इस मार्कअप को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। एंड इज रीपेएबल इन 8 इक्वल मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। ये हमें ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए कि अगर जब हम लोन की अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो बैलेंस अमाउंट पे कैलकुलेट करना होता है। ठीक हो गया। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई X6। लेकिन इसमें इशू ये आ गया तो इसने कहा कि ये अमाउंट जो है पेबल होगी कब, 1 जुलाई X6 के बाद। अच्छा, स्टूडेंट को सबसे ज्यादा मैंने देखा जो गुदगुदी होती है ना, गुदगुदी समझते हैं, जिसमें थोड़ा सा शर्माता है, वो टाइम के साथ जो है ना उसको कैटर नहीं कर रहा होता। यानी 2016 है, मिसाल दे रहा हूँ, तो ये 1 जुलाई 2016 है, तो ये 2017 शुरू हो गया। जब वो अपने दिमाग को टैक्स ईयर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं ना तो फिर उनकी ये जिंदगी आसान हो जाती है। जब वो डेट्स के साथ चलते हैं ना वो कहते हैं ये तो मेरे ही पीरियड में है, 2000 X6 की बात कर रहा है, तो ये मेरे टाइम के अंदर ही हमारी किस्तें स्टार्ट हो गई हैं, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो गई हैं। तो वो क्या करता है, हर महीने इसको 8 में तकसीम करता है और 3 3 महीने बाद उसको माइनस करना शुरू कर देता है। अच्छा, ये भी चीज़ मैं बता दूं कि ये मार्कअप आपने कैसे कैलकुलेट करना है। ये कर चुके हैं आप, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये डेट यहाँ पर मेंशन ना होती, मैं इसको गायब कर देता हूँ। अज्यूम अज्यूम कर रहा हूँ बेटा कि ये डेट यहाँ पर नहीं है, कहता इक्वल 8 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स की वो बात करता है, तो फिर इसका मार्कअप कैसे कैलकुलेट आपने करना है, बस ये इतनी बात होती। तो लोन कब दिया उसने, 1 जुलाई X5 को। ये मैं इसकी कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पर आ गई डेट हमारे पास, जुलाई 2000 X5 है मेरा ख्याल है जी। तो यहाँ पर लोन कितना था हमारे पास, 8 80 लाख रुपए। ऐसे ही बस मैं निकल गया हूँ मैथ के अंदर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 12%। ठीक है। तो आपने जुलाई अगस्त और सितंबर, जुलाई से लेके सितंबर तक पहले क्वार्टर का लोन लेंगे तो कितना होगा इंटरेस्ट, 80 लाख इंटू 12% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, एक क्वार्टर का हो गया। फिर आप लेंगे जुलाई टू, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर टू दिसंबर। अब कितनी अमाउंट बची इसमें से, 8, बाकी 7 मिलियन बच गया क्योंकि 8 किस्तें करनी थी ना इसकी, 10 10 लाख रुपए की। तो अब इसको क्या करेंगे आप, वो फिर हमारा इंटरेस्ट जो होगा, जो बाकी बचा अक्टूबर से दिसंबर तक 70 लाख, उसका 3 माह का 12% लेंगे। ठीक है। इसी तरह फिर आप जनवरी से, उसने करवाया नहीं है, ये बार बार कह रहा हूँ करवाया नहीं है, तो जनवरी से मार्च तक आप उसी तरह इसका 60 लाख का लेंगे। मार्च से जून तक का फिर आप इसका 5 लाख का, 50 लाख का सॉरी, ये अमाउंट लेंगे। तो इस तरह ये आपका बनेगा 7 लाख 80 हजार। लेकिन चूंकि उसने कहा कि हमारा थ्रू ये किस्त ही अगले साल शुरू हो रही है, तो लिहाजा इसमें हमारी कैलकुलेशन कैसे होगी, हमारी अब यहाँ एक ही कैलकुलेशन होगी, टैक्स ईयर 2000 X6 की। हम यहाँ 80 लाख को डायरेक्ट इसका 12% ले लेंगे, तो ये हमारा मार्कअप आ जाएगा। ये एक्सपेंस जहां जितना लोन इस्तेमाल हुआ वहां होगा।
क्योंकि इसने टोटल तो इतनी पेमेंट की है। लेकिन आप देखिएगा कि इसके अंदर जो दूसरी चीज चल रही है वो क्या है, कि उसने लोन बिजनेस के अंदर जो इस्तेमाल किया है इसमें, वो किया उसने 65 लाख, उसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में 65 लाख का प्लॉट के लिए। तो उसका जो 12% आएगा वो उसमें चला जाएगा लैंड के अंदर। और बाकी जो आपका 15 लाख रुपया है, इसका इंटरेस्ट आपका बिजनेस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का एक्सपेंस हो गया, और ये आपका बिजनेस का एक्सपेंस हो गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि अगर वो आपको लोन की पेमेंट्स भी बता दे तो फिर आप क्या, ये मैं कोई आपको अचंभे की बात नहीं करवा रहा, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, ये आप ऑलरेडी बिजनेस इनकम में पढ़ चुके हुए हैं। जी, ये जो पहली कैलकुलेशन मैंने की है ना, वो इस तरह से की है कि वो ये कह रहा है कि बैंक को हर 3 महीने उसने 8 किस्तें बना ली हैं, यानी 80 लाख रुपए है ना। तो हर 3 महीने के बाद उसने बैंक को 8 किस्तें अदा करनी है। तो जुलाई से लेके सितंबर तक उसकी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी वो 80 लाख हुई ना। तो 12% इंटू 3/12 लेंगे। इस तरह अक्टूबर से उसने जाके सितंबर के एंड के ऊपर क्या किया, 10 लाख की पेमेंट कर दी। बाकी बैलेंस कितना बचा, 70 लाख का। तो उस 70 लाख के ऊपर फिर 3 माह का इंटरेस्ट लेंगे। इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, बता रहा हूं कि अगर ये लोन पे ऑफ हो रहा होता तो फिर हम इसका इंटरेस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाते। लेकिन अब तो कैलकुलेशन यहाँ ऐसे हो रही है ना हमारी, कि उस ये हमारा थ्रू आउट 80 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग ही रहा है। ये क्या हो गया? नहीं बेटा, ये पूरे साल की है, ये वाली मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ ये पूरे साल की है। ये जो मैं कर रहा हूँ ये 3 माह की है, लेकिन चूंकि तीन 3 माह 3 माह 3 माह 3 माह चारों को ऐड करेंगे तो पूरे साल का ये इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, ये वो बता रहा हूँ। बहरहाल वैसे ही मैं एक नई चीज में चला गया। कहते जी, ऑन 1 अगस्त डिसाइडेड टू सेल द प्लॉट ऑफ लैंड टू जुल्फकार मोटर्स फॉर 10 मिलियन। उसने प्लॉट को सेल कर दिया। अगर तो ये प्लॉट सेल हो गया तो ये कैपिटल गेन में चला जाएगा। अगर इसकी अमाउंट 4 फीट होगी तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आ जाएगी। एंड रिसीव्ड अ डिपॉजिट ऑफ 500,000, और उसने 5 लाख ले लिया फ्रॉम देम ऑन 15 अगस्त टैक्स ईयर में। फरोख 4 फीटेड, ये आ गई जी अमाउंट हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की। उसने 5 लाख रुपया 4 फीट कर लिया। On 1st of September X5, Farooq let out the plot of land to his Atif at a monthly rent of 1.5 लाख रुपया। सितंबर ने उसको रेंट आउट कर दिया 1.5 लाख रुपए का। ही रिसीव्ड एन अनएडजस्टेबल डिपॉजिट ऑफ 2 लाख फ्रॉम आतिफ, और उसने अनएडजस्टेबल अमाउंट ली आतिफ से। ठीक है, ये उसने उससे पैसे ले लिए, इसका 1/10 भी लेंगे। एंड पेड 80,000 फॉर लेवलिंग द ग्राउंड, 50,000 एज ग्राउंड रेंट, 15,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन बाय वाटर लॉकिंग, एंड 140 अगेंस्ट रेंट कलेक्शन चार्जेस। ये उसने मुझे उसके प्लॉट के एक्सपेंसेस भी साथ बता दिए कि उसने मीट किए हैं। ठीक है जी, मैं इनको इस कलर में कर देता हूँ तो जो कि हम अपने क्वेश्चन में लेकर चलेंगे।
लेवलिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को लेवल करना है, लॉ ने अलग से हमें नहीं बताया हुआ, लिहाजा इसको अदर चार्जेस में, अदर एक्सपेंसेस में डाल देंगे। जो तो उन 8 में लिस्ट गिवन है उनको तो उसी लिस्ट में डालेंगे, अगर वो गिवन नहीं है तो कहाँ डाल देंगे, उसको जाके हम अदर्स में डाल देंगे, ये बात याद रखनी है। अच्छा जी, उसमें 50 एज अ ग्राउंड रेंट, ये तो पूरे का पूरा ले लेंगे ना, ये अदर्स में नहीं जाएगा, ये हम पूरे का पूरा एक्सपेंस क्या कर लेंगे, मैं इसको येलो कर देता हूँ। इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, ये भी हम पूरी ले लेंगे। ठीक है, ये जो ऊपर बचा है ना, 12, सॉरी, ये वाली जो अमाउंट है ना, ये जो 80,000 लेवलिंग वाली और 1,40,000 जो है रेंट कलेक्शन, ये हम अदर्स में डाल देंगे। ठीक हो गया। क्यों अदर्स में डालेंगे वो दोबारा बताता हूँ, बल्कि मुझे यहाँ जाना पड़ेगा अपने नोट्स के अंदर। ये देखो, इसके अंदर ये जितने एक्सपेंसेस है ना, ये वाले, ये तो सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे एक्सपेंस आप फुल फुल, यहाँ लॉ ने कोई लिमिट नहीं लगाई हुई, लेकिन अगर किसी का नहीं बताया तो वो हम क्या करेंगे, वो सारे के सारे इधर डाल देंगे, उनका टोटल करके चार्जेबल रेंट के 4% के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसे। ये चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी, यानी प्रॉपर्टी का एक्सपेंस होना चाहिए लेकिन लिस्ट में शामिल नहीं होगा तो इसको ऐड कर देंगे। फारूक पेड 20 टू अ फर्म ऑफ प्रोफेशनल वैल्यूअर विच डिटरमिन द एनुअल रेंटल वैल्यू, उसने ये भी पैसे दिए हैं एक प्रोफेशनल को, ये भी लॉ में कहीं मेंशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी अदर्स में डाल देंगे। प्रॉपर्टी का एक्सपेंस जरूर होना चाहिए, और उसने कहा कि इस प्लॉट की एनुअल रेंटल वैल्यू जो है वो कितनी है, 21,60,000 रुपया, 21,60,000 रुपया, ये उसने बता दी। सही हो गया। अब इसके अंदर मसला क्या था, मसला ये था कि हमारी जो प्रॉपर्टी रेंट आउट हो रही है वो इस डेट को हो रही है। ठीक है, आप तो जाहिर बात है क्वेश्चन में खुबे होंगे, मैं जरा इसको टेम्पलेट में लेके चलता हूँ। इस क्वेश्चन में हमारे पास रेंट भी मौजूद है, राइट, और इसके अंदर उसकी जो अनएडजस्टेबल अमाउंट भी मौजूद है, और 450 डिपॉजिट भी मौजूद है। एक्सपेंसेस के अंदर इसमें हम रिपेयर नहीं लेंगे क्योंकि ये प्लॉट है, तो ये वाला एक्सपेंस नहीं आएगा। इंश्योरेंस गिवन थी, वो हम ले लेंगे इसके अंदर। इंटरेस्ट इसमें आएगा 65 लाख का, वो हम माइनस कर लेंगे। लीगल चार्जेस नहीं थे, अनपेड रेंट नहीं था, बाकी सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ डाल देंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लें आप। जी जी बेटा बताइएगा। एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, चलें। ये आ गया जी, मिस्टर फर्रुख आ गया, और साथ हम मिस्टर फर्रुख का क्वेश्चन इधर कर लेते हैं ताकि हमें चीजें समझ आ, ये आपने बेटा करना है, मैं तो एक्सेल पे टाइम सेव करने के लिए कर रहा हूँ लेकिन आपने इसको करना है। ये है जी मिस्टर फर्रुख, पहले आप उसका टाइटल वगैरह देंगे, फिर आगे जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट आ गया, सितंबर में था ना, लेकिन सितंबर में था ना ये, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और आगे 6 माह, जून तक 10 माह का रेंट हो गया। अब देखें कि उसने एएल भी दी हुई थी इस क्वेश्चन के अंदर, आप देखें फेयर मार्केट वैल्यू वो किस डिफरेंट तरीकों से दे रहा है। वो थी 21,60,000 रुपया, तो चूंकि हमारा रेंट 10 माह का है तो ये एएल भी जो होती है वो पूरे घर की, पूरी प्रॉपर्टी की, पूरे साल की होती है, ये बात आपने जहन में रखनी है, पूरी, पूरे साल की पूरी प्रॉपर्टी की। तो इंटू 10/12 किया तो एएल भी कितनी आ गई, 10 माह की, विच एवरेज हायर हमने ले ली। 450 डिपॉजिट आ गया उसका, 1/10 आपने ले लिया।
नहीं सॉरी, फोरफिटेड डिपॉजिट तो पूरा आ गया, और 1/10 ऑफ 2 लाख ये गलत हो गया। ये तो इज इक्वल टू 1/10 ऑफ 2 लाख। तो ये आ गया जी, चार्जेबल रेंट हमारा आ गया। सेंटर लाइन का ये आ गया, ये हमारा चार्जेबल रेंट आ गया। ठीक है जी। रेंट, फोरफिटेड डिपॉजिट और 1/10 ऑफ द सिक्योरिटी, यहाँ स्विचिंग ऑफ टेनेंट नहीं था। ग्राउंड रेंट उसने बता दिया था, ये देखिए 50,000 रुपये जो आपको नजर आ रहा है, मैंने माइनस कर दिया। इंश्योरेंस उसने बताई थी, मैंने वो भी ले ली, यहाँ 12,000 रुपया। इंटरेस्ट जो था वो 65 लाख का 12% इंटू 10/12, क्योंकि ये सारा एक्सपेंस अपॉर्चनमेंट के अंदर लॉ ने ये कहा है कि अगर एक्सपेंस सारे का सारा इस्तेमाल ना हो तो उसका वो हिस्सा आपने लेना है जितना आपकी प्रॉपर्टी में इस्तेमाल हुआ। तो टोटल 80 लाख में 65 लाख रुपया हमने इस्तेमाल किया था, और वो 10 माह के लिए था, लिहाजा उसका 12% 10 माह के लिए हमने ये माइनस कर दिया। लेवलिंग, रेंटल कलेक्शन और प्रोफेशनल चार्जेस टोटल किए तो आगे 2,45,000। तो ये 2,45,000 इसके जो चार्जेबल रेंट है उसके 4% से ज्यादा नहीं होने चाहिए थे। तो हमारे चार्जेबल रेंट का 4% आ गया 90,000, 92,800 रुपया, वो हमने माइनस किया। तो ये हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई। बताएं जी। इस ओके। मैं ना थक गया हूँ ना, बोल बोल के। थोड़ी सी इसको वाइंड अप करते हैं। एक क्वेश्चन है ये वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपने इसको खुद ट्राई कीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसके अंदर जॉइंट जो है ना, को ओनरशिप का ये क्वेश्चन है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें को ओनरशिप का कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो इसको प्लीज लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ट्राई करने के बाद इसका सोल्यूशन देखिए। इसका मैं आसान हल आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसके अंदर भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज गिवन है, लेकिन ये प्रॉपर्टी को ओन्ड है, ये प्रॉपर्टी को ओन्ड है। कहते करवा दूं? अगर आप कहते हैं तो ये कर लेंगे आप? थैंक यू वेरी मच। जी, चलें जी, सब कह रहे हैं कि जी इंशाल्लाह आप खुद कर लेंगे, तो आप प्लीज जरा इसको वो कर लीजिएगा। अच्छा, कुछ ना बच्चे जो है, मैंने आपको इसका सिंपल जो वे बताया है ना मेरा बेटा, ये जो को ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आपने ये करना है कि पहले नॉर्मल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैलकुलेट करनी है बस। को ओनरशिप को पहले भूल जाना है, फिर जितना हिस्सा जिस बंदे का है उसके खाते में डाल दें, सादा। यानी स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 सिर्फ ये होगा कि आप इसमें को ओनरशिप को पहले भूल जाएं, पहले इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैलकुलेट करें, और उसमें जाके वो कर दें। ठीक है, तो ये आपने जो है वो करना है मेरा बेटा। तो ये आपसे मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि आपने जो है वो इसको आगे लेकर वो चलना है। तो आपकी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स, फॉर योर कमेंट्स। कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपको कामयाब करे। शराज भी हैं, कामरान हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं इस वक्त बैठे हुए हैं। कल हम जो है जो स्टार्ट करेंगे वो कैपिटल गेन को स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ कि उसके नोट्स में समरी ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये मैंने आपके साथ सुबह ये फाइल शेयर की थी। सिर्फ उसको ये कंटेंट एनालिसिस है। अब आप देखें ना कि मैंने आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना काम आसान कर दिया। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पूरी एक चैप्टर में लिख दी है आपके लिए। ये देखिए, देखिए ना, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। ये देखिए, पूरा एक चैप्टर मैंने, पूरा चैप्टर मैंने यहाँ डाल दिया। पास पेपर आपको करवा दिए,
कैपिटल गेन आप देखें पूरे का पूरा मैंने एक चैप्टर में ये डाल दिया हुआ है। सही है। इसके साथ देखें कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक चैप्टर में मैंने कंक्लूड कर दिया हुआ है। टैक्स क्रेडिट का एक चैप्टर में। बिजनेस की प्रैक्टिस मैंने ये करवा दी है। रिटर्न असेसमेंट और अपील 10 नंबर का एरिया है। ये देखिएगा, ये मैंने आपको ये भी दो पेजेस के अंदर मैंने ये करवा दिया हुआ है। जरा इसको देखें आप। ठीक है ना। तो इसको एक मैं टेक्निक आपको समझाता हूँ। ये देखिएगा, ये पेज वर्ड की थोड़ी सी फॉर्मेशन आप उतारो। ये देखिए, यहाँ पेज जो था वो वर्टिकल था ना, यहाँ हॉरिजॉन्टल हो गया हुआ। मैं दोबारा यहाँ से जाके इसको वर्टिकल करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ कर्सर रखें और ऑप्शन में चले जाएं, प्रिंट में। प्रिंट के पेज सेटअप यहाँ से मैं जाता हूँ। तो मैं इसको पोर्ट्रेट में करके कहता हूँ दिस पॉइंट सिलेक्टेड सेक्शन। यहाँ आता होता है इस पॉइंट से ऑनवर्ड। नहीं, होल डॉक्यूमेंट पे तो नहीं करना ना। मैंने इसको क्या कर दिया, स्कूटर वाले को ही बेड़ा गर्क कर दिया। क्योंकि मारते मारते मैं आगे निकल गया। पेज सेटअप जो है वो होम पे जाके, बहरहाल पेज सेटअप में जाके ना, ये आगे ये भी हॉरिजॉन्टल, इसको जो है वो पोर्ट्रेट में होना चाहिए था ये वाला जो है। ये भी हॉरिजॉन्टल में गया हो, चले कोई नहीं। ऐसे ही मैं शोखी मारने लगा और मैं आगे निकल गया हूँ। तो ये मेरा बेटा, आपने मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप देखें, मैं आपके सामने अपना भी संडे लगा रहा हूँ। अच्छा, मैं जो बात करने लगा था मैं भूल ही गया। वो बात ये है कि कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं। जी क्लास में जी माशाल्लाह सारे मौजूद हैं। एक हमारी बड़ी स्टूडेंट शगुफ्ता भी मौजूद है। उन्होंने कहा जी मैं भी मौजूद हूँ, आप जो है वो सबका आपने नाम लिया है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे शगुफ्ता। और जैसा आपका नाम है वैसे ही अल्लाह ताला आपको कामयाबियां भी अता करे। आप खुश रहें। अच्छा जी। तो मेरा बेटा, इसके अंदर आपने कुछ स्टूडेंट का एक क्लेम ये होता है कि जी सर आपने वो हमें ऑनलाइन काम भी देते हैं। बेटा, ये मैं एक्स्ट्रा काम जो कर रहा हूँ सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए, तो ये भी तो मेरी एक एफर्ट है ना। तो आप ये ना समझें कि ये कोई पता नहीं क्या अल्फाज हैं, मैं अब नहीं को बता सकता कि क्या किसी ने कोई कमेंट किए हैं। लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक्स्ट्रा टाइम लगाने का मकसद ये है कि आपका भला हो। या आपका भला होगा तो मेरा भी हो जाएगा। चलें, काफ़ी बातें होगी आज। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। चैप्टर जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।